नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम लोग बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और जो प्रथम प्रश्न पत्र है आपका प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, इसके अंतर्गत हम कार्ल मार्क्स का अध्ययन कर रहे हैं और कार्ल मार्क्स से संबंधित कुछ सिद्धांतों की चर्चा हम पूर्व व्याख्यानों में आपके साथ कर चुके हैं। और आज जिस बात की चर्चा हम करने जा रहे हैं या जिस सिद्धांत की हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विवेचन अपनी पुस्तक दास कैपिटल या हिंदी में इसे पूंजी नाम से जाना जाता है में किया है। तो आपको याद रखना है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में किया है, उसका नाम है दास कैपिटल। मार्क्स ने पूंजीवाद का विशद अध्ययन किया था, पूंजीवाद का विशद अध्ययन किया था और पूंजीवाद के संबंध में उसका एक महत्वपूर्ण विचार अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत को समझने के लिए हमें मूल्य के श्रम सिद्धांत को जानना आवश्यक है, तभी हम अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो देखते हैं कि मूल्य का श्रम सिद्धांत क्या है, यह सिद्धांत क्या कहता है। मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु के साथ दो प्रकार के मूल्य की बात जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक वस्तु के साथ दो प्रकार के मूल्य की बात जुड़ी हुई होती है। पहली है उपयोग मूल्य या यूज वैल्यू, दूसरा है विनिमय मूल्य या एक्सचेंज वैल्यू। तो कोई भी वस्तु के अगर मूल्य की बात करें तो उसका दो प्रकार के मूल्य होते हैं। एक तो होता है उसका उपयोग मूल्य, दूसरा होता है उसका विनिमय मूल्य। अब यहां देखते हैं कि उपयोग मूल्य से क्या तात्पर्य है। व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर उसका उपयोग मूल्य निर्धारित होता है। तो किसी वस्तु का उपयोग मूल्य किस आधार पर निर्धारित होता है कि उस वस्तु की किसी व्यक्ति के लिए क्या उपयोगिता है और उसकी क्या आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लें, प्यासे के लिए, प्यासे व्यक्ति के लिए पानी का निश्चित रूप से बहुत अधिक उपयोग मूल्य होता है, जबकि एक अन्य व्यक्ति जो प्यास का अनुभव नहीं कर रहा, अर्थात जो प्यासा नहीं है, उसके लिए पानी का कोई मूल्य नहीं होता। अब हम देखते हैं विनिमय मूल्य क्या होता है, एक्सचेंज वैल्यू। विनिमय मूल्य का प्रश्न तब उपस्थित होता है जब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। तो विनिमय मूल्य का प्रश्न कब उपस्थित होता है, ये बात कब आती है, जब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। जिस मूल्य पर खरीदार विक्रेता से उस वस्तु को खरीदता है, जिस मूल्य पर खरीदार क्रेता विक्रेता से उस वस्तु को खरीदता है, उसे उसका एक्सचेंज वैल्यू या विनिमय मूल्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि 1 टन गेहूं के बदले 1000 रुपये की राशि प्राप्त की जा सकती है, तो यह 1000 रुपये की राशि 1 टन गेहूं का विनिमय मूल्य होती है। मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था की विवेचना की दृष्टि से विनिमय मूल्य का ही महत्व होता है। अगर हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो विनिमय मूल्य जो होता है, एक्सचेंज वैल्यू जो होता है, उसी का ही महत्व होता है। सभी वस्तुएं बाजार में या तो खरीदी जाती हैं या बेची जाती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि कोई ऐसा सामान्य तत्व अवश्य है जो इन सभी वस्तुओं में विद्यमान रहता है। किसी वस्तु का मूल्य किस आधार पर निर्धारित होता है, तो इस बारे में कार्ल मार्क्स कहता है कोई ऐसा तत्व अवश्य है जो इन सभी वस्तुओं में विद्यमान है, जिसकी वजह से उसका मूल्य होता है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार वह तत्व क्या है, श्रम, जो उस वस्तु के निर्माण में लगाया जाता है। जो सभी वस्तुओं में न्यूनाधिक, किसी वस्तु में कम श्रम, किसी वस्तु के उत्पादन में कम श्रम लगाया जाता है और किसी वस्तु के उत्पादन में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन श्रम सभी वस्तुओं के साथ
जुड़ा रहता है। अतः किसी वस्तु का विनिमय मूल्य मानव श्रम की उस मात्रा से निर्धारित होता है जो किसी विशेष समाज में उसके निर्माण के लिए खर्च किया जाना आवश्यक है। यही मूल्य का श्रम सिद्धांत है। तो बात समझ में आई आपको? जो किसी वस्तु का विनिमय मूल्य होता है वह उस वस्तु के निर्माण में मानव श्रम की उस मात्रा से निर्धारित होता है जो किसी विशेष समाज में उस वस्तु के निर्माण के लिए खर्च किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हो गया मूल्य का श्रम सिद्धांत। अब बात करते हैं अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की। अपने मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर कार्ल मार्क्स ने महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। उसका विचार है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए केवल श्रम के अनुसार होता है, किंतु बाजार में यह वस्तु काफी ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है। तो वस्तु का जो वास्तविक मूल्य तो किसके आधार पर तय होता है? उसके निर्माण में खर्च किए गए श्रम के आधार पर, लेकिन जो वस्तु है वह बाजार में उस वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाती है, ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है, और उसके बेचने से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त धन पूंजीपति के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। मार्क्स का कथन है कि पूंजीवाद द्वारा अपने पास रख लिया गया यह धन ही अतिरिक्त मूल्य है। बात समझ में आई आपको कि जो वस्तु के निर्माण में जो धनराशि खर्च होती है वह, और उसको जो जिस मूल्य पर उसे बेचा जाता है, इन दोनों का जो अंतर है वह अतिरिक्त मूल्य माना है कार्ल मार्क्स ने। स्वयं मार्क्स के शब्दों में यह उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति मजदूर के श्रम से प्राप्त करता है जिसके लिए उसने मजदूर को कोई मूल्य नहीं चुकाया। मैक्सी कहते हैं, यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिकों के खून पसीने की कमाई पर पथ कर अर्थात टोल टैक्स के रूप में वसूल करता है। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा यहां समझने का प्रयास करेंगे कि किसी फैक्ट्री में यदि एक मजदूर एक साड़ी बनाता है और उसे 6 रुपए मिलते हैं, मान लीजिए उस साड़ी में लगने वाली सामग्री की कीमत 8 रुपए है, किंतु वह साड़ी बाजार में 20 रुपए में बेची जाती है। इस प्रकार लागत मूल्य 6 + 8 अर्थात 14 रुपए निकाल देने के बाद 6 रुपए ऐसा अतिरिक्त मूल्य है जिसे पूंजीपति बिना किसी प्रकार का परिश्रम किए ही प्राप्त कर लेता है। कार्ल मार्क्स का मत था कि यह अतिरिक्त मूल्य वस्तुतः श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम होता है। अतः न्याय की मांग है कि वह अतिरिक्त मूल्य श्रमिक को ही प्राप्त होना चाहिए। चूंकि श्रमिक लोग वर्तमान उत्पादन व्यवस्था में उत्पादन के साधनों के स्वामी नहीं होते, इसलिए उन्हें उनके श्रम से उत्पन्न यह अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता, वह पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है। जो अतिरिक्त मूल्य है वह क्यों नहीं प्राप्त हो पाता श्रमिकों को? क्योंकि वे उत्पादन के साधनों के स्वामी नहीं होते। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा इस प्रकार अतिरिक्त मूल्य का हड़प लिया जाना ही आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था का अन्याय है। इसी अन्याय की वजह से पूंजीवादी व्यवस्था के अंत की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। इस व्यवस्था में श्रमिकों की स्थिति दासों से केवल नाम मात्र के लिए ही अच्छी होती है। दोनों की स्थिति में कोई अंतर है तो बस वह यही है कि दास प्रथा में दास व्यक्ति को दासता के कारण उसके उचित पारिश्रमिक से वंचित रखा जाता था, और आधुनिक अर्थव्यवस्था में या पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक अपनी असहाय दशा से बाध्य होकर पूंजीपति के साथ ऐसी शर्त पर नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है कि उसे अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता। क्योंकि श्रमिकों के पास उत्पादन के साधनों को खरीदने की शक्ति नहीं होती, वे बाध्य होकर अपना श्रम पूंजीपतियों को नाम मात्र की कीमत पर बेच देते हैं, और इस प्रकार
उनके श्रम से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य पूंजीपतियों की जेबों में चला जाता है। तो बच्चों, यह था कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब हम देखते हैं कि इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में क्या दोष हैं, क्या कमियां हैं, जिसकी वजह से इसकी विद्वानों द्वारा आलोचना की गई है। कुछ आलोचनाओं का यहाँ पर चर्चा करेंगे आपके साथ। पहली आलोचना है, श्रम जो है उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं होता। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था के संबंध में श्रम को ही वस्तु के मूल्य का एकमात्र व अंतिम निर्धारक तत्व माना है। कार्ल मार्क्स ने श्रम को ही वस्तु के मूल्य का एकमात्र व अंतिम निर्धारक तत्व माना है और यह प्रतिपादित किया है कि पूंजीपति जिसे लाभ कहते हैं वह श्रम का अतिरिक्त मूल्य ही है। किंतु मार्क्स का यह विचार त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि श्रम के अतिरिक्त भूमि, पूंजी, प्रबंध व साहस के द्वारा भी उत्पादन के साधन के रूप में कार्य किया जाता है। केवल जो श्रम है वही उत्पादन का साधन नहीं है। श्रम के अतिरिक्त भूमि, पूंजी, प्रबंध, साहस आदि वे तत्व हैं जो उत्पादन के साधन के रूप में कार्य करते हैं। अतः लाभ को केवल श्रम का अतिरिक्त मूल्य न कहकर इन सभी साधनों का परिणाम कहा जाए तो अधिक तर्कसंगत व औचित्यपूर्ण होगा। इस प्रकार मार्क्स के सिद्धांत का मूल विचार गलत है और उस पर आधारित उसका सिद्धांत भी भ्रांतिपूर्ण है। यह एक आलोचना है, कार्ल मार्क्स की पहली आलोचना है उसके सिद्धांत के विरुद्ध। दूसरी आलोचना क्या है, दूसरा दोष क्या है इसमें? पूंजीपति द्वारा किए जाने वाले अनेक व्ययों का या खर्चों का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। मार्क्स के द्वारा इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है कि वस्तुओं के उत्पादन में पूंजीपति को श्रमिक के अतिरिक्त अन्य अनेक बातों पर धनराशि खर्च करनी होती है। मिल मालिक जो होते हैं उनको कारखानों के सुधार में, मशीनों की टूट फूट, श्रमिकों के उत्तम जीवन, बेकारी का बीमा, बोनस आदि देने में बहुत धनराशि खर्च करनी होती है और यह समस्त खर्च या व्यय जो है मार्क्स के कथित अतिरिक्त मूल्य से ही होता है। तो इस बात का उल्लेख कार्ल मार्क्स ने नहीं किया है जो पूंजीपतियों द्वारा विभिन्न बातों में खर्च किया जाता है। यह सिद्धांत अस्पष्ट है और अतिरंजित भी है। मार्क्स के सिद्धांत का एक बड़ा दोष यह है कि वह इसमें मूल्य और कीमत आदि शब्दों का प्रयोग मनमाने अतिरंजित ढंग से करता है। उसने अपने ग्रंथों में मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, किंतु जैसा कि अलेक्जेंडर ग्रे कहते हैं, कोई भी हमें यह नहीं बता सकता है कि मूल्य से मार्क्स का वास्तव में क्या अभिप्राय था। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा मिल मालिक और सामान्य मजदूर का जिस रूप में वर्णन किया गया है उससे वे वर्तमान वास्तविक जगत के नहीं वरन कल्पना लोक के प्राणी लगते हैं। मार्क्स की विचारधारा कितनी अतिरंजित है यह उसकी केवल इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि मजदूर दुगने या तिगुने कर दीजिए, मुनाफा भी स्वयं ही दुगुना या तिगुना हो जाएगा। क्या इसमें किसी प्रकार की कुशलता, प्रबंध, संगठन या योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तीसरी आलोचना कहती है कि यह सिद्धांत अस्पष्ट है और अतिरंजित है। चौथी आलोचना है कि इस सिद्धांत में मानसिक श्रम की उपेक्षा की गई है, केवल शारीरिक श्रम को ही श्रम माना गया है। वस्तुतः तकनीकी ज्ञान, प्रबंध पटुता और व्यवसाय कुशलता वस्तुओं के निर्माण और तैयार वस्तुओं के लिए उपयुक्त बाजार ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्योग से प्राप्त होने वाला लाभांश बहुत कुछ सीमा तक इन पर निर्भर करता है। तो केवल मार्क्स जो है शारीरिक श्रम की बात करते हैं, मानसिक श्रम की बात नहीं करते। पांचवा जो दोष है, आलोचना है, वह है सिद्धांत जो है अतिरिक्त मूल्य का, वह विरोधाभासपूर्ण भी है। कैसे, हम देखते हैं। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में अनेक विरोधाभास भी देखे जा सकते हैं।
जैसे मार्क्स एक और तो कहता है कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य अथवा लाभ के लिए नई मशीनें लगाता है। पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य अथवा लाभ के लिए नई मशीनें लगाता है, किंतु दूसरी ओर यह भी कहता है कि मशीनों, कच्चे माल आदि से कोई अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता। तो यह एक विरोधाभासपूर्ण बात है। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि अतिरिक्त मूल्य श्रम से ही मिलता है और नई तथा अधिक मशीनें लगाने से उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती, तो पूंजीपति अधिक मशीनें लगाकर श्रमिकों की संख्या में कमी करने का प्रयत्न क्यों नहीं करता है। ठीक है। मार्क्स का यह कथन भी ठीक नहीं है कि अतिरिक्त मूल्य से स्वतः नई पूंजी बनती चली जाती है। यदि ऐसा होता तो कंपनी को ज्यादा ब्याज पर ऋण लेने और कंपनी के हिस्से बेचकर नई पूंजी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना होता। मार्क्स वास्तव में इस प्रकार के परस्पर विरोधी विचारों में उलझ गया है। फिर छठा सिद्धांत है, छठी जो आलोचना है वह क्या है? सिद्धांत जो है अतिरिक्त मूल्य का, यह आर्थिक कम है और प्रचारात्मक अधिक है। वास्तव में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आर्थिक होने की अपेक्षा प्रचारात्मक अधिक है, यानी ये इसमें प्रचार की भावना अधिक है, क्योंकि इसका उद्देश्य वस्तु के मूल्य के कारण की विधिवत विवेचना नहीं है, वरन पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक वर्ग के साथ किए जाने वाले अन्याय का प्रचार किया गया है। इसका जो उद्देश्य है सिद्धांत का, वह वस्तु के मूल्य के कारण की विधिवत विवेचना करना नहीं है, अपितु पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों के साथ जो अन्याय होता है उसका प्रचार करना अधिक है। कैरियू हंट कहते हैं, मार्क्स का यह सिद्धांत किसी भी रूप में मूल्य का सिद्धांत नहीं है, यह वास्तव में शोषण का सिद्धांत है, जिसके द्वारा यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि साधन संपन्न वर्ग सदैव ही साधनहीन वर्ग के श्रम पर जीवित रहता है। कोल तथा बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया गया है और उसके एक प्रसिद्ध जीवनी लेखक मैक्स बियर ने यह भी स्वीकार किया है कि इस विचार को स्वीकार करना असंभव है कि मार्क्स का सिद्धांत आर्थिक सत्य के स्थान पर राजनीतिक और सामाजिक नारेबाजी है। तो ये आलोचनाएं हैं कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को लेकर जो की गई हैं। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। आशा है आपको ये समस्त जानकारी समझ में आई होगी और इस व्याख्यान की PDF फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे द्वारा दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।